नमस्कार। आज हम भारत के संविधान में जो बदलाव हुए हैं उनकी एक लंबी कहानी पर नजर डालने वाले हैं। जी। हमारे पास एक स्रोत है, भारतीय संविधान के सभी 106 संशोधन 1951 से 2023 तक। हाँ, काफी व्यापक सूची है ये। बिल्कुल। तो ये दस्तावेज 1951 से 2023 तक के 106 संशोधनों की लिस्ट तो देता है, पर हमारा इरादा सिर्फ लिस्ट पढ़ना नहीं है। सही बात है। हम इसमें से जो बड़े बदलाव हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे, जिन्होंने भारत के लोकतंत्र को कह सकते हैं एक दिशा दी है। हाँ, तो चलिए देखते हैं सफर में क्या क्या खास रहा। बिल्कुल। और देखिए, संविधान में ये जो संशोधन होते हैं, ये सिर्फ कानूनी दांवपेच नहीं है। हाँ, ये दिखाते हैं कि हमारा समाज कैसे बदल रहा है, जरूरतें कैसे बदल रही हैं, राजनीतिक माहौल और देश किस तरफ सोच रहा है। हर संशोधन के पीछे कोई ना कोई वजह है, कोई कहानी है। सही कहा। ये दिखाता है कि संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक जिंदा दस्तावेज है। हाँ, ये जिंदा दस्तावेज वाली बात बहुत अहम है। तो हम ऐसा करते हैं, दशक के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। ठीक रहेगा। मुख्य संशोधनों पर और उनके असर पर ध्यान देंगे, जैसा इस स्रोत में दिया गया है। ठीक। तो शुरुआत करते हैं 1950 के दशक से, मतलब संविधान लागू होने के फौरन बाद। हाँ, वो शुरुआती साल। पहला ही संशोधन आ गया 1951 में। इसने भाषण की आजादी पर कुछ सीमाएं लगाईं, हाँ, जमींदारी सुधारों के लिए रास्ता बनाया और वो एक विवादास्पद 9वीं अनुसूची भी जोड़ दी। संविधान लागू होने के बस 4 साल बाद ही इतने बड़े बदलाव क्यों जरूरी हो गए? देखिए, ये सवाल बहुत दिलचस्प है। असल में हुआ ये कि आज़ादी के तुरंत बाद ना जमीन का बंटवारा, सामाजिक बराबरी, ये सब बड़ी चुनौतियां थी। अच्छा। जमींदारी खत्म करने जैसे जो कानून बन रहे थे, उनको अदालतों में चुनौती दी जा रही थी। ओह, तो इसीलिए ये 9वीं अनुसूची लाई गई, ताकि ये जो भूमि सुधार कानून है, इनको अदालती समीक्षा से बचाया जा सके। मतलब एक तरह से सामाजिक न्याय का काम आगे बढ़े। समझ गई। और वो भाषण की आजादी पर सीमाएं? हाँ, वो उस वक्त देश की एकता और सुरक्षा को लेकर जो शुरुआती चिंताएं थीं, उनको दिखाता है। नया नया देश था, तो वो संतुलन बनाने की कोशिश थी। यानी जरूरतें एकदम सामने दिख रही थीं। अच्छा, इसी दशक में फिर दूसरा संशोधन 1952 भी हुआ। लोकसभा राज्यसभा की सीटों की संख्या तय हुई। जी। फिर सातवां 1956, जिसने राज्यों का पूरा नक्शा ही बदल दिया। वो ABCD श्रेणियां खत्म की। हाँ, वो बहुत बड़ा कदम था, राज्यों का पुनर्गठन। और फिर आठवां 1960, जिसने SC/ST आरक्षण को 10 साल और बढ़ाया। इनमें जो 7वां संशोधन था, वो खासतौर पर बहुत बड़ा था। उसने राज्यों को भाषा के आधार पर बनाया, हाँ, जिसका असर आज भी हमारे फेडरल स्ट्रक्चर पर दिखता है। और 8वें संशोधन ने वो सिलसिला शुरू किया, आरक्षण की अवधि बढ़ाने का। हाँ, जो आगे भी चलता रहा। हाँ, जो लगभग हर 10 साल में SC/ST समुदायों के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में दोहराया गया। ये दिखाता है कि प्रतिनिधित्व की जरूरत लगातार महसूस की जाती रही। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 1960 के दशक पर। इस दौर में भारत के नक्शे में और बदलाव आए, एकीकरण चलता रहा। जी। 10वां संशोधन 1961 दादरा और नगर हवेली को भारत में लाया। 12वां 1962 गोवा, दमन और दीव को। हाँ, पुर्तगाली इलाके थे ये। फिर 13वां 1962 नागालैंड को राज्य का दर्जा देता है और 14th 1962 पुदुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाता है। ये सब एकीकरण का ही हिस्सा थे। हाँ, बिल्कुल। ये वो इलाके थे जो पहले या तो पुर्तगाली या फ्रांसीसी शासन में थे, या फिर नागालैंड जैसे क्षेत्र, जिनकी अपनी एक खास ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी। तो इनको भारतीय संघ में व्यवस्थित तरीके से शामिल करना वो राष्ट्र निर्माण का एक अहम हिस्सा था उस वक्त। और इसी दशक में भाषा को लेकर भी एक अहम कदम उठा। 21वां संशोधन 1967 सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जगह मिली। हाँ, ये भी महत्वपूर्ण था। और एक और बात जो इसी दौर में हुई, वो थी 16वां संशोधन 1963। अच्छा। इसने भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए अभिव्यक्ति की आजादी पर कुछ और पाबंदियां लगाईं। ओह, ये दिखाता है कि देश कैसे शुरुआती सालों में राष्ट्रीय सुरक्षा और मौलिक अधिकारों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा था। खासकर 1962 के युद्ध के बाद माहौल थोड़ा बदला था। समझ गई। ठीक है, अब आते हैं 1970 के दशक पर। यहाँ से कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, ये दशक तो बहुत उथल-पुथल वाला रहा। बड़े राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए। 24वां संशोधन 1971 आया, जिसने संसद को मौलिक अधिकारों समेत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने का पूरा अधिकार दे दिया। जी, पूरा अधिकार। फिर 26वां संशोधन 1971, जिसने राजा महाराजाओं को मिलने वाले प्रिवी पर्स, यानी वो जो स्पेशल भत्ते थे,
वो खत्म कर दिए। हाँ, ये दोनों ही बड़े कदम थे। इनके पीछे उस समय की राजनीतिक हवा और सामाजिक आर्थिक सोच थी। प्रिवी पर्स खत्म करना वो समानता की दिशा में एक बड़ा कदम माना गया, समाजवादी विचारधारा के करीब। हाँ। और जो 24वां संशोधन था, वो असल में सुप्रीम कोर्ट का जो गोलकनाथ केस का फैसला था, उसका जवाब था। अच्छा, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों में बदलाव नहीं कर सकती। बिल्कुल। तो इस संशोधन ने संसद और न्यायपालिका के बीच जो शक्ति संतुलन था, उसको पूरी तरह बदल दिया। संसद को ज्यादा ताकत मिल गई। और फिर आया वो संशोधन जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तक कहा जाता है, 42वां संशोधन 1976। हाँ, ये तो बहुत ही व्यापक था। इसने प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े, नागरिकों के लिए पहली बार मूल कर्तव्य शामिल किए और भी बहुत कुछ बदला। ये सब इमरजेंसी के दौरान हुआ था। हाँ, ये संशोधन इमरजेंसी के टाइम पे ही लाया गया था और जैसा आपने कहा, बहुत बड़ा था। प्रस्तावना, मूल कर्तव्य तो थे ही। इसने केंद्र सरकार की ताकत बहुत बढ़ा दी थी, न्यायपालिका के अधिकार कम कर दिए थे। लोकसभा का कार्यकाल भी 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया था। हालांकि उसे बाद में फिर 5 साल कर दिया गया था। और इसी समय 38वें और 39वें संशोधन भी आए थे। हाँ। मजबूत किया। और प्रधानमंत्री के चुनाव जैसे मामलों को कोर्ट की समीक्षा से ही बाहर कर दिया, जो बहुत विवादास्पद रहा। बाप रे। लेकिन लगता है केंद्रीकरण ज्यादा दिन टिका नहीं। इमरजेंसी खत्म होने के बाद 44वां संशोधन आया, 1978। जी हाँ। इसने तो 42वें संशोधन के कई प्रावधान पलट दिए, जैसे इमरजेंसी की घोषणा की प्रक्रिया सख्त कर दी। बिल्कुल। और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया। बिल्कुल सही। 44वां संशोधन एक तरह से 42वें संशोधन के जरिए जो अतिवादी बदलाव लाए गए थे, उनको संतुलित करने की या कह लीजिए सुधारने की कोशिश थी। अच्छा। मकसद था कि लोकतांत्रिक नियंत्रण और संतुलन को फिर से बहाल किया जाए। जैसे आपातकाल अब सिर्फ कैबिनेट की लिखित सलाह पर और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही लगाया जा सकता था, सिर्फ आंतरिक अशांति के नाम पर नहीं। ये बड़ा बदलाव था। हाँ, और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाना भी एक बड़ा कदम था, ताकि सामाजिक आर्थिक सुधारों में कानूनी अड़चनें कम हों। ये दिखाता है कि कैसे संविधान में गलती सुधारने की गुंजाइश भी है। तो 70 का दशक सत्ता के केंद्रीकरण और फिर उसके सुधार का दशक रहा। अब 80 और 90 के दशक की ओर देखते हैं। यहाँ सामाजिक न्याय और शासन में सुधार पर जोर दिखता है। हाँ, बिल्कुल। 61वां संशोधन 1989 तो बहुत लोकप्रिय हुआ होगा। वोट डालने की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी गई। हाँ, बिल्कुल। इसने तो देश के करोड़ों युवाओं को सीधे सीधे राजनीतिक प्रक्रिया से जोड़ दिया। ये भारतीय लोकतंत्र के विस्तार का एक बहुत अहम पड़ाव था। युवा आवाज को ताकत मिली। सही बात है। इसी दौर में एक और बड़ा चर्चित कानून आया, 52वां संशोधन 1985, यानी दल बदल विरोधी कानून। हाँ, एंटी डिफेक्शन लॉ। इसका मकसद तो नेताओं को पार्टी बदलने से रोकना था, जिसे आया राम गया राम कहते थे। लेकिन क्या ये वाकई असरदार रहा? इस पर तो आज भी बहस होती है। व्यक्तिगत फायदे के लिए जो बार बार पार्टी बदलने की प्रवृत्ति थी, उस पर रोक लगे और राजनीतिक स्थिरता आए। कानून तो बन गया, लेकिन ये कितना कारगर रहा है, इस पर अलग अलग राय है। कुछ लोग मानते हैं कि इसने पार्टी लीडरशिप को ज्यादा ताकत दे दी। अच्छा। जबकि कुछ मानते हैं कि इसने कुछ हद तक अनुशासन तो लाया है। बहस जारी है इस पर। और फिर 90 के दशक में आए वो 2 बड़े संशोधन जिन्हें मील का पत्थर माना जाता है, 73वां और 74वां संशोधन 1992। हाँ, पंचायती राज और नगर पालिकाएं। इन्होंने पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया, मतलब स्थानीय सरकारों को मजबूती दी। ये वाकई ऐतिहासिक था। इसने सत्ता को सही मायने में नीचे तक पहुंचाया, गांवों और शहरों की स्थानीय सरकारों तक। उन्हें संवैधानिक मान्यता मिली, चुनाव अनिवार्य हुए, महिलाओं और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान हुआ। इससे जमीनी स्तर पर लोकतंत्र मजबूत हुआ और विकास में लोगों की सीधी भागीदारी बढ़ी। ये बहुत जरूरी था। हाँ, हालांकि इसके अमल में राज्यों के स्तर पर काफी अंतर दिखता है, पर यह ढांचागत बदलाव बहुत महत्वपूर्ण था। और हाँ, इसी दशक में दिल्ली को भी 69वें संशोधन 1991 के जरिए वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCT का विशेष दर्जा और अपनी विधानसभा मिली। हाँ, वो भी एक अहम पड़ाव था। चलिए अब 21वीं सदी में आते हैं। यहाँ भी संविधान लगातार बदलता रहा है। 86 संशोधन 2002 एक बहुत बड़ा कदम था, जिसने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया। अनुच्छेद 21A, शिक्षा का अधिकार। हाँ, इसने भारत के सामाजिक विकास को एक नई दिशा दी। अब ये राज्य की कानूनी जिम्मेदारी बन गई
कि वो इस उम्र के हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दे। ये एक पीढ़ी को बदलने वाला कदम था, जिसका असर धीरे धीरे दिख रहा है और दिखेगा। और अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखें तो 101वां संशोधन 2016 बहुत बड़ा बदलाव लाया। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी। हाँ, इसने तो भारत के पूरे टैक्स सिस्टम को ही बदल डाला। बिल्कुल। इसने केंद्र और राज्यों के ढेर सारे अलग अलग अप्रत्यक्ष कर थे, जैसे वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स, उन सब को मिला के एक कर दिया। एक राष्ट्र एक कर। हाँ, लक्ष्य यही था, एक राष्ट्र एक कर, एक बाजार बनाना, ताकि व्यापार आसान हो, टैक्स प्रणाली सरल बने। हालांकि इसको लागू करने में अपनी चुनौतियां रही हैं और ये अब भी विकसित हो रहा है। सही है। अच्छा, सामाजिक न्याय के मोर्चे पर भी हाल में काफी कुछ हुआ है। 103वां संशोधन 2019, जिसने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS के लिए 10% आरक्षण शुरू किया जी। और 102वां संशोधन 2018, जिसने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा दिया। हाँ, ये दोनों संशोधन आरक्षण नीति का जो दायरा है और सामाजिक न्याय की जो परिभाषा है, उस पर जो बहस चल रही है, उसको आगे बढ़ाते हैं। NCBC को संवैधानिक दर्जा मिलने से पिछड़े वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए उसे ज्यादा ताकत मिली, और वहीं EWS आरक्षण ने पहली बार पूरी तरह से आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया। हाँ, ये अलग था। हाँ, जो अब तक चले आ रहे जाति आधारित आरक्षण से अलग था। ये दिखाता है कि समाज की बदलती परिस्थितियों के हिसाब से नीतियां भी बदल रही हैं। और हाल के कुछ और अहम संशोधनों पर भी नजर डाल लेते हैं फटाफट। 100वां संशोधन 2015 भारत बांग्लादेश के बीच जमीनी सीमा समझौते को लागू करने के लिए था। हाँ, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। 104वां 2020, जिसने लोकसभा विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन सीटों का मनोनयन खत्म किया, जी। पर SC/ST आरक्षण को 10 साल और बढ़ाया। जी। 105वां 2021, जिसने राज्यों को ये अधिकार वापस दिया कि वे सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों SEBCs की अपनी सूची बना सकें। हाँ, ये केंद्र राज्य संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण था। और सबसे नया 106वां 2023 सभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 यानी 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है। ये तो बहुत बड़ा कदम है। हाँ, बहुत बड़ा। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये आरक्षण लागू कब होगा। अच्छा। ये अगली जनगणना और उसके बाद जो परिसीमन होगा, यानी सीटों का दोबारा निर्धारण होगा, उसके बाद ही लागू होगा। ओहो, यानी इसमें अभी वक्त लगेगा। हाँ, वक्त लगेगा। परिसीमन एक जटिल प्रक्रिया है, तो ये लैंगिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम तो है, पर इसका असर दिखने में अभी समय है। इन हालिया संशोधनों को अगर हम देखें तो पता चलता है कि संविधान लगातार आज के मुद्दों पर प्रतिक्रिया दे रहा है। बिल्कुल। चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा समझौते हों, 100वां, या केंद्र राज्य संबंधों का सवाल 105वां, या फिर लैंगिक समानता का मुद्दा 106वां। हाँ। और हाँ, ये भी याद रखना चाहिए कि 99वां संशोधन, जिसने वो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC बनाया था, हाँ, NJAC, उसे 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। कोर्ट ने उसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत का उल्लंघन माना। ये दिखाता है कि संविधान में शक्तियों के संतुलन और न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था कितनी मजबूत है। सही कहा। तो हमने देखा कि कैसे शुरुआती जरूरतों और एकीकरण से लेकर 70 के दशक के बड़े टकरावों और सुधारों तक, फिर सामाजिक न्याय और स्थानीय शासन को ताकत देने से लेकर हाल के आर्थिक और संरचनात्मक बदलावों तक, ये संशोधन भारत की पूरी कहानी कहते हैं। बिल्कुल। ये दिखाते हैं कि देश कैसे बदला है और संविधान कैसे उसके साथ साथ बदला है। तो इस सब का निचोड़ क्या निकलता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, निचोड़ यही है कि भारत का संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक जिंदा धड़कता हुआ दस्तावेज है। हाँ। ये देश की बदलती जरूरतों, लोगों की उम्मीदों और नई चुनौतियों के हिसाब से खुद को ढालता रहा है, विकसित होता रहा है। ये स्थिरता और बदलाव के बीच लगातार एक संतुलन बनाने की कोशिश है। हर संशोधन हमें यही याद दिलाता है कि लोकतंत्र एक सफर है, कोई आखिरी मंजिल नहीं। वाकई संविधान संशोधनों के इस 70 साल से ज्यादा के सफर को देखते हुए ये सोचना बड़ा दिलचस्प है कि आने वाले वक्त में कौन सी नई चुनौतियां या सामाजिक बदलाव हमारे सामने होंगे, जो शायद भविष्य में और संवैधानिक विकास या नए संशोधनों की मांग करें। क्या वो तकनीक का बढ़ता असर होगा, या जलवायु परिवर्तन की चिंताएं, या दुनिया में बदलते शक्ति संतुलन? हाँ, ये सवाल बहुत मौजू हैं।
इस पर विचार करना जरूरी है।